नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपने सोच लिया है कि आप एसएससी स्टेनो के अंदर ही जॉब लेना चाहते हैं, तो उसमें डिटेल में जो चीज़ें आती हैं वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं कि एसएससी स्टेनो का कोई एग्ज़ाम होता है, तभी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। और अगर आप पहले से भी जानते हैं तो आपको बहुत सी बातें यहाँ जानने को मिलने वाली हैं। आपका फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, एज क्या रहती है, फीस क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, शॉर्ट हैंड की स्पीड कितनी मांगी जाती है, और एंड में जाते जाते हम बात करेंगे कि इसकी सैलरी क्या रहती है और रिजोल्यूशन ऑफ टाई के बारे में भी बताऊंगी। ये चीज़ जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है, बट हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई करने से भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि रिजोल्यूशन ऑफ टाई जो होगा वो बाजी मारेगा। ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। चले शुरुआत कर लेते हैं हम जल्दी से। आइए, सबसे पहला तो आप ये जान लीजिए कि फॉर्म आने वाला कब है। अब आप वीडियो देख लेंगे, फिर आप इंतजार करेंगे कब आएगा कब आएगा, इसलिए डायरेक्टली डेट के ऊपर बात करते हैं। एसएससी का कैलेंडर के अंदर उन्होंने साफ साफ बताया था कि 29 जुलाई को आपका फॉर्म आ जाएगा और 21 अगस्त तक आपके ये फॉर्म चलते रहेंगे। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि एक महीने तक इसके फॉर्म नहीं चलते हैं। ठीक है, इसका कुछ हिसाब होता है 20-21 दिन का, उस हिसाब से चलते हैं। तो 21 अगस्त तक का टाइम है आपका फॉर्म फिल करने का, तो उससे पहले पहले ही कर देना। ठीक है, एग्जाम की बात करें तो अक्टूबर नवंबर तक आपका एग्जाम होगा। मतलब आप अगर लेके चले, अगर आप मोटा मोटा भी लेके चल रहे हैं तो 8 से 9 महीने आपके कहीं नहीं गए, और 8 से 9 महीने बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आप ये वीडियो बहुत टाइम बाद भी देख रहे हैं तो टाइम कैलकुलेट कर लेना, कम से कम 4 महीने तो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अगर आप 4 महीने बाद भी वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए बता रही हूँ। एज की अगर हम बात कर ले तो मिनिमम एज जो होती है वो आप सभी को पता होगा 18 होती है। ज़्यादातर एसएससी एग्जाम में सभी में आपको मैं कहूँगी 18 एज जो होती है वो मिनिमम होती है। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो दो हिसाब है। देखिए, एसएससी की जो ये पोस्ट है इसके अंदर दो तरीके से आपकी पोस्ट होती है। एक होता है ग्रेड सी, एक होता है ग्रेड डी। ग्रेड सी के अंदर ज़्यादा शॉर्ट हैंड की स्पीड मानी जाती है और उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है और उसकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। सी की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं आपको ग्रेड डी के बारे में बताऊँ तो ग्रेड सी की कट ऑफ कम जाती है, सैलरी कम होती है, शॉर्ट हैंड स्पीड भी कम मांगी जाती है। तो अगर मैं बात करूँ कि ग्रेड डी के लिए आपकी जो उम्र है वो 27 मांगी गई है और ग्रेड सी के लिए आपकी जो उम्र है वो 30 साल मांगी गई है। ठीक है, और जो इसका एज कैलकुलेशन होगा वो मेरे हिसाब से 1 अगस्त से ही होना चाहिए। वो हम डिटेल में आगे देखेंगे तब पता चलेगा। तो 1 अगस्त तक आप मोटा मोटा लेके चलिए कि 1 अगस्त को आप 18 साल के होने चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी सिर्फ अपनी 12th क्लियर की है और वो सोच रहे हैं कि वो किस एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो बच्चों, आपके लिए बता रही हूँ, 1 अगस्त को, अगर 1 अगस्त 2025 को आपकी उम्र पूरे 18 साल होती है, उसके बाद ही आप भर सकेंगे। अगर आपका जन्मदिन जो है वो जुलाई में आता है, जून में आता है, तब आप 18 के होगे तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपकी जो फीस रहने वाली है वो 100 रुपीज़ रहने वाली है। बाकी सभी के लिए 0 रुपीज़ फीस रहने वाली है। आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी फॉर्म भरते टाइम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी के अगर मैं बारे में बताऊं तो इसमें मैंने 2 एलिजिबिलिटी लिखी है। एक्चुअल में होती तो एक ही है, बट मैं समझाती हूँ आपको। अगर आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊं तो आपको 12th पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, आर्ट्स कॉमर्स किसी से भी कोई मतलब नहीं है, बस आपको 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका फॉर्म भरते टाइम वो मांगा जाएगा। आगे स्टेनोग्राफी और शॉर्ट हैंड, ये चीज़ हमें लिखे, शॉर्ट हैंड और स्टेनोग्राफी एक ही चीज़ है। ठीक है, शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी एक ही चीज़ है, तो आप कंफ्यूज ना होइए। शॉर्ट हैंड क्या होती है, यहाँ पे एक तरह का स्किल मांगा जाता है कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए। शॉर्ट हैंड एक तरह का आपको उसका कोर्स करना पड़ेगा, आप ऑफलाइन सेंटर जाके कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफी के बारे में तो आप मेरे चैनल पर जाइए, मैंने शॉर्ट हैंड रिलेटेड वीडियो का पूरा एक प्लेलिस्ट बना दी है। वहाँ पे जितने भी मैंने शॉर्ट हैंड के रिलेटेड जितनी भी जानकारी दी है उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आप हर एक चीज़ समझ सकते हो कि घर बैठे कैसे सीखना है, बाहर कोचिंग लेने की ज़रूरत है या नहीं, कितने टाइम में सीखा जा सकता है, कैसे सीखना है, हर एक चीज़ मैंने वहाँ कवर कर ली है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। वैसे वो आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं, कोई डिप्लोमा में नहीं मांगते हैं फॉर्म भरते टाइम, बट जैसे ही आपका पहले आप पेपर देते हो, टियर 1 होता है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए फॉर्म भरना, तभी सोचना फॉर्म भरने की अगर आप इस जॉब को लेना चाहते हो और आपको शॉर्ट हैंड सीखनी है। जिस टाइम भी ये वीडियो को देख रहे हो जाके शॉर्ट हैंड सीखने के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देना। इसके आगे हम चलते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ।
वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक बैच के बारे में बताना चाहती हूँ। आप पहले भी मेरे से ये चीज़ों के बारे में पूछते रहते हैं कि मैम बैच के बारे में बताइए। आप पहले से इन टीचर को जानते होंगे, स्पार्कल एजुकेशन बाय गौरव। इन्होंने 2025 के लिए एक न्यू बैच लॉन्च किया है। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 499 रुपीज़ है, बट अगर आप डिस्काउंटेड रेट में चाहते हैं तो GK15 कोड यूज़ करेंगे तो आपको 399 रुपीज़ में मिल जाएगा। एक कंप्लीट बैच सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये में। इससे ज़्यादा अच्छी डील और क्या हो सकती है। एक रिव्यू का मैं आपके सामने यहाँ पे लिस्ट लगा दूंगी, जिसके अंदर अभी जो बैच इनका 2025 का आया है उनमें स्टूडेंट्स के क्या रिव्यू है वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, वो आप पॉज करके देख सकते हैं। बाकी एक और लिस्ट मैं यहाँ पे ऐड करूंगी जिसके अंदर स्टूडेंट ने अपना शेयर किया है कि 2024 में उनको किस तरीके से फ़ायदा हुआ था इन टीचर से पढ़ने के बाद। तो ये सारी चीज़ों को आप कंसिडर कर सकते हैं और ऑफकोर्स आप उनका जाके बैच ले सकते हैं। उनका जो एप्लीकेशन का लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में जाके आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली टारगेट प्रोवाइड किए जाते हैं, वीकली टारगेट प्रोवाइड किया जाता है, हर एक चीज़ वो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। प्रॉपर आपकी क्लासेस होती हैं, शेड्यूल के हिसाब से होती है। वीकली टेस्ट ज़रूर होते हैं ताकि देख सके कि आपकी कितनी परफॉर्मेंस आई है। तो ज़रूर आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। अब चलते हैं वापस अपनी वीडियो की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। देखो 3 तरीके से होता है, मेनली आपके 2 ही होते हैं। पहला होता है आपका टीयर 1 होता है। टीयर 1 के बारे में अभी डिटेल में बताऊंगी कि क्या एग्जाम पैटर्न होता है। इसमें आपको बेसिकली पढ़ाई करनी पड़ती है बुक्स वगैरह लेके, और फिर उसके बाद आप एग्जाम देने जाते हैं। टीयर 1 का ही जो आपका एग्जाम होगा वो अक्टूबर नवंबर में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट वही जिसके अंदर आपको शॉर्ट हैंड दिखानी होगी कि आपको शॉर्ट हैंड अच्छे से आती है। वो क्वालिफाइंग होता है, उसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं, बट शॉर्ट हैंड आपको सीखनी होती है। शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियोस के लिए मैंने बता दिया है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। तो मैं आपको अगर स्किल के बारे में बताऊं तो अगर आप ग्रेड डी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और अगर ग्रेड सी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। एंड में आपकी फाइनल कट ऑफ आ जाती है। तो टीयर 1 जो होगा वो आपका अक्टूबर नवंबर में होगा। स्किल टेस्ट का अगर अंदाजा दे दो तो आपका जनवरी के महीने में कंडक्ट करवा दिया जाता है। जनवरी से फरवरी के महीने में आपका स्किल टेस्ट होगा। अभी हम फरवरी में हैं, अगली फरवरी तक आपका स्किल टेस्ट होगा। 1 साल है आपका स्किल को होने के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर देखने के बाद हमें एग्जाम पैटर्न देखना है। इसमें 3 पार्ट्स में आपका एग्जाम होता है। देखो फर्स्ट पार्ट होता है, सेकंड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट होता है। ये तीनों एक ही पेपर में आने वाले हैं। रीजनिंग आएगा, फिर जीके जीएस आएगा, फिर इंग्लिश आएगा। क्वेश्चन देख सकते हैं, मार्क्स देख सकते हैं। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलने वाला है, मतलब टोटल 200 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग जो आपकी दी जाएगी वो दी जाएगी 0.25 की, ठीक है। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तब जाके आपका 1 मार्क्स काटा जाएगा, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो 200 मार्क्स का आपका टोटल होने वाला है। 200 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। इंग्लिश जो होता है वो पूरा 50% की वेटेज रखता है, क्योंकि उसके 100 मार्क्स होता है, उसके 100 मार्क्स की वेटेज होती है, और 2 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला है। रिजोल्यूशन ऑफ टाई को समझते हैं। देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं बताती हूँ। टाई क्या होता है? 2 स्टूडेंट के सेम नंबर आ गए तो आप कौन आगे जाएगा, किसको ऊपर रखा जाएगा, किसको नीचे रखा जाएगा, वो तय होता है रिजोल्यूशन ऑफ टाई से। रिजोल्यूशन टाई में आपकी 4 चीजें दी गई हैं। पहला, मार्क्स इन पार्ट 1। देखो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं आपको समझाती हूँ, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है, उनको लगता है कि इंग्लिश में ही सबसे ज्यादा स्कोर कर लेंगे तो बाजी हम मार ही लेंगे। देखो ऐसा होता है, अगर मान लीजिए आप टाई कर जाते हैं, जो कि ऐसा केस नहीं है कि टाई नहीं हो सकता है, हो जाता है, टाई बहुतों का हो जाता है, क्योंकि फॉर्म ही इतने लाखों में भरे जाते हैं कि वो टाई होना ही होना है, ठीक है। तो मार्क्स जो होंगे पार्ट 1 के, मतलब रीजनिंग के, मान लीजिए 2 स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो सेम आ गए, एक के 130 आ गए, एक के 130 आ गए, पॉइंट में भी हुआ तो वो भी सेम हो गया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आपके वो सेम हो गए, तो अब इन दोनों में से किसको ऊपर रखा जाएगा, किसको नीचे रखा जाएगा, ये तय होगा सबसे पहले पार्ट 1 से, कि उसने रीजनिंग में किसने सबसे ज्यादा स्कोर किया। जो सबसे ज्यादा रीजनिंग में स्कोर करेगा उसे ऊपर रख दिया जाएगा। मान लीजिए रीजनिंग के मार्क्स भी सेम हो गए, ये कोइंसिडेंस बनना काफी कम होता है, इसलिए इंग्लिश के ऊपर तो आप ध्यान देंगे ही देंगे, रीजनिंग के ऊपर भी ध्यान देंगे, बिकॉज रिजोल्यूशन ऑफ टाई वाला केस जो चीज है वो मैं ही आपको समझा रही हूँ। तो मार्क्स जो सेकंड में होंगे, अब जैसे मान लीजिए आपके टोटल जो मार्क्स है दोनों के 130 हो गए, रीजनिंग में भी किसी के मान लीजिए 30-40 मार्क्स आ गए हैं, दोनों के बराबर हो गए। अब क्या तय होगा, अब तय होगा कि उसके पार्ट 2 में, मतलब कि उसके जीके जीएस में कितना अच्छा स्कोर किया गया है। ये चीज बहुत बढ़िया है कि जीके जीएस को 2nd नंबर पर रखा गया है, और इसकी पॉसिबिलिटीज होती है वो बहुत कम हो जाती है, रीजनिंग में ही
सारा हो जाता है, पहली बात, ठीक है। तो रीजनिंग के ऊपर भी अच्छा ध्यान रखना, प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं जो मैथ्स से डरते हैं, मैथ्स नहीं करना चाहते, देखो रीजनिंग में भी थोड़ी बहुत मैथ्स होती है, बट एक्चुअल जो मैथ सब्जेक्ट होता है इसके अंदर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसके अंदर बेसिक मैथ होती है, बेसिक मैथ के तरीके से आप उसे कर सकते हो, तो रीजनिंग के ऊपर भी काफ़ी अच्छा ध्यान आप दे सकते हो। यहाँ पे आपने देख ही लिया कि मैथ्स नहीं आती है, तो स्टूडेंट जिनको मैथ्स से हमेशा से डर लगता है और उन्हें कोई नई स्किल सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, वो शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, तो ज़रूर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में आपका थर्ड नंबर में डीओबी आता है। डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ, जो ऊपर होगा उसको ऊपर रख दिया जाएगा। और लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आपके नाम का शब्द, जैसे मान लीजिए मैं कशिश से हूँ तो मेरा के है, तो जिसका भी नाम मेरे से ऊपर होगा, मान लीजिए अगर किसी का एच से नाम है तो वो मेरे से ऊपर हो जाएगा। ये दोनों केस बहुत नीचे बनते हैं, तो ये मैं सोचना कि मैम नाम के आधार पर ऐसे क्यों हो रहा है, ये दोनों केस जो है वो बहुत नीचे बनते हैं। इन दोनों में ही या इन दोनों से भी नहीं, इससे ही फाइनल आपकी चीज़ निकल के आ जाती है। तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना मत, सिर्फ इन दोनों के बारे में सोचिए कि हम मैथ्स इंग्लिश के अंदर तो अच्छा स्कोर करेंगे ही करेंगे, हम अपने रीजनिंग के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान देंगे और जीके के ऊपर भी ध्यान देंगे। अगर मैं आपको अंदाजा दूं कि जीके के अंदर कितना स्कोर किया जा सकता है, तो देखो जीके के अंदर स्टूडेंट 30 स्कोर कर ले बहुत बड़ी बात होती है। तो आप ऐसे एक्सपेक्टेशन मत रखना कि आप 50 में से 40 स्कोर कर दोगे, नहीं, 30 इज अ ग्रेट मार्क्स, ओके, क्योंकि इसी के अंदर इससे ज़्यादा स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप किसी का बैच लोगे तब जाके भी आप 30 स्कोर कर पाओगे। तो बैच रिलेटेड मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी मेरी एप्लीकेशन कशिश भाई अकेडमी के ऊपर हमने एसएससी स्टेनो के लिए एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। 325 रुपीज़ का आपको ये बैच मिल जाएगा। हर एक चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके अंदर आपको नोट्स हो गए, आपके लेक्चर्स हो गए, शॉर्ट लेक्चर्स हमने बनाए हुए हैं, और एंड में हम आपको एसएससी के पीवाईक्यू भी प्रोवाइड करेंगे, वो चीज़ भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली एग्जाम पैटर्न के बारे में भी, रिजोल्यूशन ऑफ टाई के बारे में। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। ग्रेड सी की सैलरी अगर मैं बताऊं, ये देखो इसके अंदर शॉर्ट हैंड ज़्यादा मांगी जाती है, इसके अंदर 100 वर्ड्स पर मिनट की शॉर्ट हैंड मांगी जाती है। कट ऑफ इसकी हाई निकल के आती है, मान लीजिए 153 तक आपकी कट ऑफ जाती है 200 में से, तो 150 तक आपको सोचना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रही हूँ। तो इसकी सैलरी जो जाती है आपकी अप्रॉक्स 60,000 से 65,000 के बीच में आपको सैलरी देखने को मिल जाती है, ठीक है। और अगर मैं आपको ग्रेड डी की सैलरी बताऊँ तो ये 45,000 से 50,000 के बीच में आपको सैलरी देखने को मिल जाती है। तो सैलरी का मैंने आपको अंदाज़ा दे दिया है कि इतनी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। हर एक चीज़ के ऊपर हम बात कर चुके हैं कि क्या क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, शॉर्ट हैंड क्या आएगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न के बारे में, रेजोल्यूशन ऑफ टाई, ये भी चीज़ मैंने आपको समझा दी जो कि इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंग्लिश के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, आप रीजनिंग के ऊपर भी ध्यान देंगे, और फिर सैलरी के ऊपर भी हमने बात कर ली। इसी वीडियो में मैंने आपको सैलरी की चीज़ भी समझा दी है, ठीक है। तो यहीं पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं। एसएससी स्टेनो से रिलेटेड मुझे जो भी जानकारी बतानी थी मैंने बता दी है। मेरे लिए मेन यहाँ पे जो चीज़ बतानी थी वो रिजोल्यूशन ऑफ टाई के बारे में बताना था, और उन स्टूडेंट को भी बताना था जिन्होंने अभी सिर्फ 12th क्लियर किया और वो सोच रहे हैं कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। यहीं पर हम इस वीडियो का एंड करते हैं। आप मेरे अदर वीडियोज़ के ऊपर भी जाके देख सकते हैं, मैं एसएससी स्टेनो से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती रहती हूँ।